हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरामाउंट जीएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है भारत में टिड्डी दल का हमला। आप समझेंगे ये बहुत ही करंट टॉपिक है। ये हमारे कृषि से भी संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है और देश के सामने जो चुनौतियां आई हैं, ये सारे इस चुनौतियों को सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या स्टेप उठाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या स्टेप उठा रहे हैं, सारे चीज़ों के बारे में तथ्यों के आपके सामने रखूंगा। हांगकांग संकट के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसके लिए थैंक यू। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने इसका एक टेबल बना दिया है, आप अच्छे से देखिए। टिड्डी दल का हमले के बारे में हमें क्या क्या देखना है। एक तो देखने चर्चा में क्यों है, फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन जो है वो कितने हॉट स्पॉट को चिन्हित किया है, भारत में कितने प्रकार की टिड्डियां पाई जाती है और टिड्डियों का जो आक्रमण है वो उसका इतिहास क्या है वो भी समझेंगे। बिना इतिहास का आप तय नहीं कर पाएंगे कि कैसे टिड्डियां आज हमला कर रही हैं और इस पे भारत की कृषि पे किस तरह से प्रभावित करता है इसको भी समझेंगे। चुनौतियां क्या है भारत सरकार के सामने ये भी समझेंगे। और FAO और भारतीय संगठन, तात्पर्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन FAO है और भारतीय संगठन कौन सी भारतीय संगठन है जो इसके लिए कार्य करती है, और देखेंगे समाधान क्या है और फिर एक देखेंगे आपके सजेशन क्या है, आगे की राह क्या हो सकती है। इन सारे मुद्दों को शामिल करेंगे तो आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आप आराम से सारे बिंदुओं को शामिल करके आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं चर्चा में क्यों। देखिए, हाल ही में क्या हुआ, अफ्रीकी महाद्वीप, अरेबियन महाप्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिम एशिया के रास्ते भारत में रेगिस्तानी टिड्डी, ये समझना आपको, रेगिस्तानी टिड्डी के लगभग 10 दल, इस सारे आपको समझाऊंगा कि 10 दल क्या है। हमले के कारण भारतीय कृषि के लगभग 1,23,500 एकड़ फसल भूमि जो क्या हुआ, नष्ट हुआ, जो माना जा रहा है कि ये बहुत कम है फिलहाल के हिसाब से। अगर ये मार्च के पहले आती तो इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो और देखेंगे, देखिए, और जो FAO है टिड्डी हमला के बारे में और क्या बताया है। जहां जहां हमला हो गया, जब अफ्रीकी महाद्वीप की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सोमालिया और इथियोपिया 25 वर्ष पहले ऐसे देखने को मिला था। केन्या में जब 80-70 साल पहले ऐसे देखने को मिला था। देखिए, केन्या में 70 साल, सोमालिया इथियोपिया में 25 वर्ष पहले देखने को मिला था। और इस क्षेत्र में न सिर्फ टिड्डी हमला हुआ है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हुआ। तो सारी चीजों को समझेंगे। FAO द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया इन टिड्डियों को लेके, इसको लास्ट में मैं दिखाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा किस तरह से चुनौतियां भारत के सामने है। देखिए, ये टिड्डियां कैसे यात्रा कर रही हैं, आप सारे समझेंगे जब आप उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। देखिए, हॉट स्पॉट, FAO द्वारा जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वो 3 किए गए हैं, 3 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। एक है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया। साथ ही इसके नीचे केन्या है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तो नहीं आते लेकिन प्रभावित ये भी हुआ है। लाल सागर का क्षेत्र में देखेंगे कि सऊदी अरब, ओमान, यमन ये भी प्रभावित हुए हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में देखेंगे तो ईरान, पाकिस्तान और भारत। अब इस एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, मैप के माध्यम से किस तरह से क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था, ये जो आपको अरब सागर दिख रहा है ये हिंद महासागर का भाग है। इस क्षेत्र में क्या हुआ था, एक चक्रवात आया था मेकुनी और दूसरा चक्रवात था लुआन। ये दोनों चक्रवात ने, अब कोई भी टिड्डी के प्रजनन के लिए एक मौसम जो वातावरण चाहिए वो थोड़ा यूं कहते हैं कि आर्द्रतापूर्ण होना चाहिए। उनके अनुकूलन के लिए क्या होता है, थोड़ा बारिश का मौसम होना चाहिए। थोड़ा गर्मी और बारिश के कारण जो वातावरण उभरता है उसमें प्रजनन बहुत तेजी से करते हैं। तो चक्रवात के कारण क्या हुआ, इस चक्रवात के कारण इस क्षेत्र में जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ। बारिश के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गए। आप सूडान वाला क्षेत्र दे सकते हैं, साउथ सूडान, या आप सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, इस सब में बाढ़ वाली संभावनाएं आ गई। दूसरी ओर तो ये आप देखेंगे चक्रवात के कारण इधर अब मौसम जब ऐसा होगा तो गर्मी और बारिश के कारण क्या हुआ, टिड्डियों का प्रजनन दर काफी तेजी से बढ़ा। और दूसरी ओर देखेंगे कि इधर मेडिटेरियन सी है, इधर सहारा है।
अब मेडिटेरियन सी में क्या हुआ, जब हवाएं चलती है, एक वेस्टर्न विक्षोभ बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो बारिश हुई सहारा में भी आई, सहारा में बारिश होने के कारण क्या हुआ, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। ये हाई प्रेशर आगे भी क्रिएट हुआ इस क्षेत्र में भी। अभी आगे बढ़ते गए, अभी बढ़ा कैसे, इसका भी एक दूसरे फिगर के माध्यम से समझेंगे। और इंडिया में अप्रैल के मंथ में आपको पता है कि यहाँ लो प्रेशर तैयार था, बहुत ही ज्यादा गर्मी था, इसलिए लो प्रेशर तैयार होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि लो प्रेशर क्या होता है और हाई प्रेशर क्या होता है। देखिए, जब वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है तो उस क्षेत्र में क्या होती है, वहां पर लो प्रेशर बनती है। जहां पर वायु भारी होती है और जमीन की सतह के पास ही में रहती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होती है, भारी होती है, तो वहां पर हाई प्रेशर का रोल बनता है। तो ये हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। तो हाई प्रेशर जब लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ, और यहाँ पर प्रजनन करने के लिए एक माहौल क्रिएट होगा। सहारा पहले से गर्म था, दूसरी ओर बारिश हुआ तो एक माहौल क्रिएट हुआ और टिड्डियों के प्रजनन दर में काफी वृद्धि हुई। तो आपको ये देखना होगा कि इस तरह से भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी ये टिड्डियां जो है बहुत आसानी से भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ी। आपको टिड्डियों के बारे में थोड़ा जानना ही है कि टिड्डियों को भारत में पहुंचने का एक बड़ा कारण क्या है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ है ही, पश्चिमी विक्षोभ आप पढ़े होंगे, ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। साथ ही एक चक्रवात भी है। चक्रवात के बारे में मैंने बताया कि 2 चक्रवात मेकोनी और लिबॉन आया था, जिसके कारण इथोपियन एरिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है ये पूरी तरह से, और सऊदी अरब वाला एरिया जो है आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी आया चक्रवात। तो इस सब के कारण क्या हुआ कि इस क्षेत्र में क्या हुआ, आर्द्रतापूर्ण वातावरण तैयार हुआ। जो आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है वो टिड्डियों को प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल माहौल होता है। एक टिड्डी लगभग 60-70 से लेकर 150 तक अंडे दे सकती है। तो हम समझेंगे, सारे डिटेल को समझेंगे। ये आपको मैप से सिर्फ इतना समझाना था कि 3 हॉट स्पॉट कैसे आगे बढ़ रहा है। जब इस क्षेत्र का मैंने नाम दे दिया, अब 3 हॉट स्पॉट का क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम बात करते हैं। अब देखिए, भारत में जितने प्रकार की टिड्डियां पाई जाती है, एक रेगिस्तानी टिड्डी है। अब जो रेगिस्तानी टिड्डी है इसका नाम है, अगर हिंदी में करें तो आराम से इसको आप याद करिएगा, सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम। जो भारत पे आक्रमण किया है यही रेगिस्तानी टिड्डी किया है। ये सबसे खतरनाक टिड्डियों में से एक टिड्डी है, इसको सबसे खतरनाक माना जाता है। बाकी सब टिड्डियां इससे बहुत ही कमजोर होती हैं, रेगिस्तानी टिड्डी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए, जो 4 तरह प्रकार के पाई जाती है, तो ये पीडी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, यूपीएससी का, पीपीएससी का, यूपीपीसीएस का। ये कौन सी टिड्डियों का हमला भारत में हुआ था। तो ये सारे टिड्डी, पहले तो आप ध्यान रखिए कि रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी, ये 4 प्रकार की टिड्डियां पाई जाती है। भारत में आक्रमण करने वाला रेगिस्तानी टिड्डी था। अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, मैप के माध्यम से हमने बोला था कि एक और मैप दिखाएंगे आपको। देखिए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब क्या हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कहां गया, यमन वाला क्षेत्र में गया। यमन से कहां गया, ईरान वाला क्षेत्र में गया। ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कहां गया, भारत में। भारत के जो क्षेत्र सबसे प्रभावित किया, राजस्थान, गुजरात, एमपी, इस तरह के क्षेत्र को प्रभावित किया। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। देखिए किस तरह से गया है, ये हमारा पता है कि आपको कौन सा वाला क्षेत्र है, अरब सागर वाला क्षेत्र है, रेड सी वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पता है कि साइक्लोन मेकोनू और लुबॉन आया हुआ है। इस कारण अरेबियन पेनिनसुला में भी आर्द्रता का था। हर जगह ये टिड्डियों को प्रजनन करने का माहौल बनता गया और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते गए। आपको बता दूं कि टिड्डियां जहां भी जाती है पूरा एरिया को नष्ट कर देती है। अब आगे देखते हैं टिड्डियों के आक्रमण के इतिहास। अब इसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए, टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ, सारे पॉइंट को आपको पढ़ना भी है, सुन तो रहे ही आपको पढ़ना भी है। इससे क्या होगा, आपके पास पॉइंट कलेक्शन होगा। यूपीएससी के एग्जाम लिखेंगे, इसमें ज्यादा वर्ड में आपको लिखने को मिलेगा नहीं। तो इसमें से आपको महत्वपूर्ण बिंदु को अपने नोट्स में रखना है और बाकी को छोड़ना है, ध्यान में सिर्फ रखना है। अब इसमें यह क्या है, 1950 के बाद टिड्डियों का ऐसा पहला हमला पहली बार देखा गया। दशकों पहले क्या हुआ था प्लेग। अब प्लेग क्या होता है, अब इसको बोला जाता है टिड्डी प्लेग। देखिए, निरंतर लगातार 2 वर्षों तक अगर टिड्डियों का हमला लगातार होता है तो उस क्षेत्र को उसे टिड्डी प्लेग कहा जाता है। अगर लगातार टिड्डी का हमला होता है तो लगातार 2 साल तक हुआ, 2019 में हुआ, 20 में हुआ, इसलिए इसे प्लेग का रूप माना गया। अब 2019 में क्या हुआ था, अब ये समझिए।
मानसून पश्चिम भारत में आया, उस समय से पहले आ गया। जुलाई के पहले सप्ताह से 6 सप्ताह पूर्व शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अब टिड्डियों का क्या हुआ, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बना। यहाँ पर समझना बार बार आपको यही है कि आपको पता है कि मार्च का जो महीना होता है, फरवरी का जो महीना होता है, मार्च से तो गर्मी आना शुरू हो जाता है, तो वो गर्मी है। और मार्च अप्रैल ये सब जो महीना है, इसमें क्या होता है, मार्च अप्रैल मई एक गर्मियों का महीना मानते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इस समय बारिश हो जाता है, एक आर्द्रता का माहौल बन जाता है, आर्द्रता वातावरण तैयार हो जाता है। तो ऐसे में टिड्डियों का प्रजनन बहुत तेजी से होता है। मैंने पहले बताया, सामान्यतः जो होता है सितंबर अक्टूबर तक ही ये रहता है, राहत नहीं, ये रहता था। लेकिन इसे मानसून इससे आगे नवंबर तक टिक गया। ये जो मानसून जब आता है एक्चुअली जून जुलाई में, तो ये क्या हुआ कि आके सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नवंबर तक रुका था। और इससे क्या हुआ, टिड्डियों की संख्या क्या हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा। और जब टिड्डियों की संख्या बढ़ा तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर कृषि को प्रभावित करेंगे ही। अब एक देख लीजिए, हाल ही में टिड्डी दल नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में नुकसान पहुंचाते हुए लगभग 11 अप्रैल को, ये भारत में प्रवेश करने का दिन, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 11 अप्रैल 2020 को भारत में प्रवेश किया। अब देखिए लोकस्ट स्वार्म होता क्या है। देखिए लोकस्ट तो आप जानते हैं, टिड्डी स्वार्म क्या होता है, एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑफ लोकस्ट है। तो ग्रुप ऑफ लोकस्ट जो होता है ये बहुत बड़ी संख्या में होती है। इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अभी आप समझते जाइए एक एक पॉइंट को। ये क्या है, लोकस्ट क्या है, या एक उष्णकटिबंधीय कीट है। अब एक क्वेश्चन आएगा, कई तरह की चीजें आएंगी, क्वेश्चन इसे पूछ दिया जाएगा ये क्या है लोकस्ट। ये एक कीट है, इसे ध्यान रखना आपके पास। इसके पास क्या होती है, उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है। दो चीज समझाऊंगा, लोकस्ट और ग्रॉस हॉपर, ये दोनों में अंतर क्या है ये भी समझेंगे। देखिए लोकस्ट क्या होता है, एक लंबी दूरी तक चल उड़ सकता है, एक ग्रुप बना सकता है। लेकिन जो सामान्य ग्रॉस हॉपर होते हैं ये ग्रुप में नहीं रहते हैं, ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते। इस तरह का अंतर है। तो जो ग्रास हॉपर होता है उससे भारतीय कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान न के बराबर है। लेकिन लोकस्ट स्वार्म जब होती है तो किसी भी कृषि क्षेत्र को, किसी भी देश के कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। अतुलनीय क्षमता होती है उड़ने की, विभिन्न प्रकार के फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। रेगिस्तानी जो टिड्डियां हैं, जब दल ने हमला किया भारत पे, तो सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। मतलब रेगिस्तानी टिड्डी जहां भी जाएंगे, पहले ही मैंने बताया कि रेगिस्तानी टिड्डी सारी टिड्डियों में सबसे खतरनाक और विनाशकारी टिड्डी होता है। इसका दल कहीं भी जाएगा पूरी तरह से उस क्षेत्र को विनाश कर देगा। अभी क्या होते हैं, एक छोटे हॉर्न वाले ग्रॉस हॉपर होते हैं। देखिए जो लोकस्ट होते हैं, एक जो ग्रॉस हॉपर जो साधारण होते हैं, इसके जो हॉर्न होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, इसके छोटे होते हैं। और लगभग प्रतिदिन कितना यात्रा करते हैं, 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 40 से 80 मिलियन टिड्डियां होते हैं। और इनका लाइफ जो होता है 3 से 5 महीने का होता है। और एक टिड्डी जो लगभग अंडे देता है 60 से 70, और एफएओ की माने तो लगभग 150 अंडे भी दे सकता है। तो इस तरह से अगर जहां पर ये प्रजनन करेंगे, तो इस तरह से अगर इतने अंडे देंगे तो अपनी संख्या कितना तेजी से बढ़ा सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो 40 से 80 मिलियन अगर टिड्डियां एक दल में होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में टिड्डियां होंगी। हमने शुरू में बताया कि भारत में लगभग 10 दल टिड्डियों के आएंगे। तो आप सोच सकते हैं अगर मान भी लें, अगर 80 का गुना कर लें तो 8 मिलियन तो यहीं पर हो जाता टिड्डियां, 800 मिलियन। अब दूसरी बार आप देखेंगे कि माना जाता है कि पाकिस्तान में भी लगभग 400 मिलियन टिड्डियां हैं। अब ये जोड़ लेंगे तो लगभग 1 बिलियन से ज्यादा टिड्डियां हो जाएंगी। अब इतनी टिड्डियां जब होंगे तो आप समझ सकते हैं कितने बड़ा क्षेत्र को विनाश कर सकता है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कितना विनाशकारी है ये टिड्डियां, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका इतिहास एक चीज और देखेंगे कि जो टिड्डियों का हमला का जो साक्ष्य है, आप देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथों में भी है, चाहे कुरान की बात हो चाहे बाइबल की बात हो। मिस्र के बारे में तो कहा जाता है कि उसमें मिस्र के श्रापित है, टिड्डियों को कहा गया कि टिड्डी हमला हमेशा होते रहता है। तो ऐसा इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिला है। और टिड्डियों का विकास का एक स्वरूप जो हमने पहले ही बताया था कि एक तो इन्हें चक्रवात के कारण क्या हुआ,
आर्द्रतापूर्ण भूमि मिल जाता है, जो प्रजनन के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है, और 60 से 70 अंडे देता है, जो 2 सप्ताह में। अब इस मैप को आपको समझना पड़ेगा। ये है अंडा, एग। अब ये 2 वीक में क्या हो रहा है, अंडा निम्फ बन जा रहा है, जो बिना पंख का होगा। ये बिना पंख का होगा। आप देखेंगे 4 से 7 सप्ताह में ये क्या होगा, एक एडल्ट बन जाएगा, और जब एडल्ट बन जाएगा तो ये फिर से अंडे इतना दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसका लाइफ जो है 3 से 5 महीने के लाइफ में ये अंडे दे रहा है, और इतनी ज्यादा संख्या में अंडा देगा। और इतने बड़ा दल जो है, टिड्डियों का जो दल है, स्वार्म है, आप सोचिए कि अगर सारे टिड्डियां अगर इतना बच्चे को, अंडे को जन्म देगा तो कितनी संख्या में टिड्डियां बढ़ सकती है, और कितने बड़े क्षेत्र को विनाश के रास्ते पे ले जा सकती है। आप समझ, अब ये 4 से 7 सप्ताह मैंने बोला वयस्क हो जाते हैं। अब टिड्डियों के ना 2 रूप देखने को मिलेंगे आपको। अपना स्वरूप कैसे बदलते हैं, देखिए, एक सोलिटेरियस फेज होता है जिसमें अकेला टिड्डी होगा। जब अकेला टिड्डी होगा तो इससे हमारे क्षेत्र को कोई हानि नहीं है। लेकिन यही जब ग्रुप में हो जाएगा तो ग्रेगेरियस फेज होता है। जब ये झुंड में हो जाएगा तो ये क्या करेगी, वातावरण के हिसाब से क्या होगा, इनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव आएगा, ये रंग बदलना शुरू कर देंगे। रंग बदलेंगे, कहा जाता है कि इसका दिमाग का आकार भी बढ़ जाता है जब ये ग्रुप में आते हैं। ऐसे में कहीं भी ये स्वार्म हमला करेंगे तो पूरी कई एकड़ भूमि एक साथ नष्ट कर देते हैं। अब एफएओ की रिपोर्ट की माने तो यहां पर तो कहा जाता है कि टिड्डियों का एक दल जो है, सोचिए, टिड्डियों का एक दल एक दिन में लगभग 35,000 लोग जितना खाना खाते हैं उतना खाना ही खा जाते हैं। और माना जाता है कि एक टिड्डी का जो वजन होता है 2 ग्राम से 3 ग्राम का होता है, और इतना ही वजन का वो खाना खाते हैं एक टिड्डी। तो 10 से 12 दल भारत में आने की संभावना है। आपको बता दूं कि 10 दल तो ऑलरेडी धीरे धीरे आना शुरू हो गए, और 2 दल के बारे में कहा जा रहा है कि अभी 400 लगभग, अभी कुछ दल जो है टिड्डियों का वो अभी पाकिस्तान में है। तो ये समझेंगे। और भारत में किस किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, राजस्थान को किया, गुजरात को, मध्य प्रदेश, यूपी, इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। और भी इसकी चुनौतियों को समझेंगे। आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं, भारतीय कृषि पर टिड्डी दल का हमले से क्या प्रभाव पड़ा। आप देख लें किस तरह से टिड्डियों का ग्रुप बनता है, कैसे अंडे देते हैं, ये संख्या कैसे बढ़ा रही है, ये सारे को समझेंगे। अब जब भारत में आई तो इसके बारे में एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। देखिए, रबी फसल की कटाई का महीना क्या है, मार्च है। और आपको बता दूं कि आप 11 अप्रैल को भारत में प्रवेश किया, तो मतलब क्या हुआ, रबी फसल की कटाई लगभग हम लोग कर चुके थे, भारत में कटाई हो चुका था। अब अप्रैल और मई का महीना क्या है, एक गर्मी का महीना है। जून जुलाई में क्या होता है, मानसून। अब जून जुलाई में मानसून होता है, इसी समय क्या होता है, टिड्डियों को क्या होता है, प्रजनन करने। मैंने बोला था शुरू में कि आर्द्रता जहां होगी उनका एक वातावरण तैयार होगा, अनुकूलन है प्रजनन के लिए। और एक चीज और दूसरी ओर ध्यान रखना पड़ेगा, इसी समय जब मार्च में हम कटाई करते हैं तो इस मानसून में खरीफ फसल की हम बुआई भी करते हैं। और इसे काटते कब है, सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में काटते हैं। तो एक चीज को यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर ये अप्रैल में आए हैं तो इसकी जो टिड्डियां हैं लगभग 3 महीने तक अगर एक क्षेत्र में रह जाती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से खरीफ फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। और इसको समय रहते रोका नहीं गया। यहाँ समझने की बात है कि टिड्डी हमलों से किसी न किसी रूप में रबी फसल को हम बचाने में सफल तो हुए, लेकिन अगर जल्दी इन टिड्डी हमलों को नियंत्रित नहीं किया गया तो खरीफ फसल की बुआई के साथ ही इन टिड्डियों के ज्यादा समय तक भारत में रहने पर खरीफ फसल के उत्पादन पर संकट आ सकता है। मेरा क्या कहने का मतलब है कि मानसून आ गया है जून जुलाई में। अब जून जुलाई में मानसून आया तो इसी समय खरीफ फसल की बुआई होगी और सितंबर अक्टूबर में काटा जाएगा। जब ये टिड्डियां भारत में आ गई है, अगर इनको बढ़ने से नहीं रोका गया तो ये टिड्डियां आने वाले समय तक रुकी रहेगी, जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक भी रह सकती है। ऐसे में उस समय फसल की जो बुआई इस पीरियड में रहेगा किया हुआ, वो फसल को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। तो इसको कैसे समाप्त करना है, इन चुनौतियों को कैसे, किस तरह से इस तरह की चुनौतियों को हमें समझ के इसका सोल्यूशन निकालना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से किस तरह की चुनौतियां हमें देखने को मिला है उसे समझते हैं। देखिए, खरीफ फसल के उत्पादन में कमी देखने को मिलेगा। अगर हमला हो जाता है तो क्या होगा कि हमें खाद्य संकट बढ़ेगा। खाद्य संकट बढ़ेगा जो भारत सरकार में आपको पता है कि लगभग 29 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा
से नीचे है, और इनको भी अगर खाद नहीं दिया गया तो ये तो ऐसे ही भूखमरी के मारे मर जाएंगे। दूसरी बात कि खाद संकट बढ़ेगा तो प्राइस रेट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप एक दूसरी ओर ये देखिए, इस कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ, देश का विकास पहले ही रुका हुआ है, बहुत ही स्लो हो गया है। और दूसरी ओर अगर अर्थव्यवस्था कृषि द्वारा अगर इस तरह का झटका मिलता है तो ये विकास दर को क्या करेगा, और घटा देगा। आपको पता होगा हाल ही में कई सारी एजेंसियां जो भारत की रेटिंग है, निवेश की रेटिंग वो घटा चुकी है, और ऐसे में निवेश पहले ही से आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर और ज्यादा इस तरह से अर्थव्यवस्था को झटका मिलेगा तो विकास दर और ज्यादा नीचे चला जाएगा। तीसरी ओर आप देखेंगे कि हम भारत की सरकार ने अभी लक्ष्य अपना तय किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। अगर ऐसे में हमला टिड्डियों का होता है खरीफ फसल पर तो ये जो लक्ष्य पाने की जो संभावना है 2022 तक, वो हम वहां से पीछे छूट सकते हैं। तीसरा चीज आप देखेंगे, चौथा चीज देखेंगे, पेस्टिसाइड का प्रयोग अगर करते हैं तो पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, मानव को भी नुकसान होगा। कैसे? जब हम फसलों पर अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, अगर वो हमारे फूड चेन में शामिल हो जाता है और उसका प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है तो उनके स्वास्थ्य पर एक निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। निगेटिव इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, एक स्वास्थ्य पर भी और भारतीय नागरिक पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के कारण देश के सामने एक चुनौती और बन के उभरेगा। देखिए, ये जहां रुकेंगे ये पूरी तरह से समाप्त कर देंगे फसल को। ये रास्ते में ही अपना प्रजनन करते हैं, रास्ते में ही प्रजनन करेंगे, और जो अपनी जितनी भी संख्या उसका 20 गुना तक संख्या बढ़ा सकते हैं, और इन्हें रोकना चुनौतीपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि FAO की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग समर और विंटर में $6 मिलियन पाउंड तक का फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं, ठंडी में और गर्मी में मिला के, ये टिड्डियों द्वारा। इस तरह की आपको रिपोर्ट आपके सामने, इस तरह की चुनौतियां हैं। अगर भारत में भी अगर खरीफ फसल पर टिड्डियों को रोका नहीं गया, उनके हमला से नहीं रोका गया, तो भारत को भी बहुत बड़ी अमाउंट का नुकसान सहना पड़ेगा। ये सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है, ये भारत के किसानों की आजीविका के भी सवाल है। अब देखते हैं जो संगठन है FAO और भारतीय संगठन, FAO किस तरह का कार्य करता है, भारतीय संगठन कौन सा है जो इसके तहत टिड्डियों से सामना करने के लिए कार्य कर रहा है। देखिए, FAO की स्थापना क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1945 को। आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस। और दूसरी ओर 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये दोनों अप्रासंगिक होते हुए दिखेंगे। अगर हम टिड्डियों से हमने कृषि के उत्पादन को अगर हम नहीं बचा पाए तो इस तरह के संकट बहुत ही बढ़ जाएंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को जो हम मना रहे हैं उस पर ही संकट आ जाएगा। और देखिए, FAO की जो मुख्यालय है वो इटली में है। इसके डायरेक्टर कौन है, क्यू डोंगियो। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, विश्व में कोई भूखा न रहे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करके खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी देशों से एक समन्वय बना के कैसे लोगों के भूख को मिटाना है, इस पे कार्य करते हैं। अब देखिए, भारत की बात करते हैं। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन, देखिए, यह कृषि कल्याण मंत्रालय, यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो है उसके तहत एक वनस्पति संरक्षण संग्रह निदेशालय है, उसके अधीन है टिड्डी चेतावनी संगठन है। अब टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्य क्या है, देखिए, ये राज्यों की निगरानी करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, नियंत्रण कैसे करना है इस पे कार्य करेंगे, टिड्डी हमला को कैसे नियंत्रित करना है इस पे कार्य करते हैं। और इसके जो मुख्यालय हैं, 2 मुख्यालय है टिड्डी चेतावनी संगठन के, जो जोधपुर में है वो तकनीकी देखते हैं, जो फरीदाबाद में है वो प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। अगर नॉर्मल अगर पूछ दे कि टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है और मुख्यालय, तो आपको जोधपुर लगाना है। अगर पर्टिकुलर पूछ दे कि तकनीकी संगठन कहाँ है तो वो आपको इस तरह जोधपुर, और प्रशासनिक पूछे तो फरीदाबाद लगाना है। तो इस चीज को अब तक आपके सामने रख दिया हूं। आगे देखते हैं समाधान क्या है। देखिए, रात में टिड्डियां जहां रुकती है वहीं पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाए, और पेस्टिसाइड का प्रयोग जो करेंगे इससे क्या होगा, वो जो अंडे वगैरह जो देती है, प्रजनन भी जहां करती है, रुकती है, जहां रुकेगी वहां प्रजनन भी करती है। तो इस तरह से प्रजनन को भी रोका जा सकता है। जहां रुकती है उस क्षेत्र को देख लिया जाए और वहां पर पूरी तरह से पेस्टिसाइड का प्रयोग करके उनको खत्म किया जाए। पेस्टिसाइड जो है 2 तरह का भारत में प्रयोग किया जा रहा है। एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये छिड़काव उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कृषि कार्य नहीं होते हैं। ये विषाक्त है, क्या है, ये विषाक्त होते हैं।
तो वहां पर ऑर्गेनिक फॉस्फेट का छिड़काव करें जहां कृषि कार्य नहीं हो रहा। लेकिन जहां पर कृषि कार्य हो रहा है वहां पर टिड्डियों से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे। ये विषाक्त नहीं है, इस तरह से कोशिश होगी। ये पूरी तरह से तो टिड्डियों को नहीं संभाल पाएगा क्लोरोपाइरीफॉस, लेकिन इतना है कि हम उस पर काबू पाने में, नियंत्रण करने में थोड़ा सफल हो सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, टिड्डियों द्वारा दिए गए अंडों को नष्ट करेंगे। अंडों को नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टिड्डी अगर 70 से 150 अंडे दे रहे हैं तो अगर इनका अगर 4-5 सप्ताह में इसका एडल्ट रूप ले लेता है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कितना विनाशकारी होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए कई जगह खाई खोद लें और अपरिपक्व जो टिड्डियां हैं उनको जल और किरोसिन में मिला के उसके मिश्रण में उसको डाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो मर जाएगी। और दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं, भारत सरकार द्वारा ड्रोन स्प्रे गाड़ी का प्रयोग करिए। पेड़ और खेतों में टिड्डियों को मारने के लिए क्या किया जा सकता है, इस ड्रोन स्प्रे के प्रयोग से क्या करेंगे, पेड़ों खेतों में जो टिड्डियां हैं उनको मारने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो नॉर्मल जो कर्मचारी हैं, वो भी एक उपकरण के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ परंपरागत भी उपयोग कर सकते हैं। परंपरागत तरीका क्या है, देखिए खेतों में किसानों और स्थानीय लोगों और जो स्थानीय शासन है उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। कैसे, कोई थाली बजाएंगे, डीजे बजाएंगे और कई तरह का विरूप मुंह से कई तरह की आवाजें निकाल कर भी टिड्डियों को भगाने का काम किया जा रहा है। तो हम इस सारी चीजों को अपना लेंगे। एक चीज हाल ही में एक न्यूज में आया था कि पाकिस्तान द्वारा टिड्डियों को हमला बचाने के लिए किस तरह से एक नुकसान को बचाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक योजना तैयार किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि पाकिस्तान के एक क्षेत्र है, एक जिला है, वहां पर क्या किया गया, वहां किसानों से बात किया गया और कहा गया कि अगर आप टिड्डियों को ट्रैप करके मेरे पास लाते हैं और बेचते हैं तो मैं 20 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से पर किलो खरीदूंगा। अगर भारतीय रुपए की बात करें तो 9 रुपए होंगे। इसके अनुसार पूरी रात में एक किसान परिवार लगभग 20,000 रुपए तक का कमाई कर सकता है अगर टिड्डियों को ट्रैप करके सरकार को बेचे। अगर भारत की बात किया जाए तो लगभग 9,000 के बराबर होंगे। और इन टिड्डियों को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पाकिस्तान ने क्या किया कि मुर्गियों के जो मुर्गी फार्म जो है उनके ओनर को बेचा जाएगा। और माना जाता है कि इन टिड्डियों में लगभग 70% तक प्रोटीन होता है। तो ये क्या करेंगे, ये जो टिड्डियां हैं जिन पर कई तरह के ऑलरेडी पहले से पेस्टिसाइड प्रयोग किए गए, इनको माइल्ड करके इनको मुर्गियों के भोजन के रूप में प्रयोग करवाया जाएगा। और तो और आप देखेंगे कि इस तरह से क्या हुआ, ये योजना बहुत ही सफल रहा पाकिस्तान में, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत है। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो आप एक सुझाव के रूप में इसे दे सकते हैं कि सरकार ऐसा भी कर सकती है। एक पिक देखिए जो मैंने बताया था कि परंपरागत तरीका है, यही है। ऐसे भी हम टिड्डियों को भगा सकते हैं। दूसरा है, हम ड्रोन भी प्रयोग करेंगे, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिगत जो कर्मचारी उनका प्रयोग करें, ग्राउंड व्हीकल प्रयोग करें। आपको बता दूं कि सरकार द्वारा कई तरह के उपकरण मंगवाए जा रहे हैं, आयात किया जा रहा है ताकि टिड्डियों को कंट्रोल किया जा सके और खरीफ फसल को पूरी तरह बचाया जा सके। और भी आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए। और मैं जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को देखिए जो मैं दिखा रहा हूं, और वीडियो को देख के आप